नमस्ते सदावत से मातृभूमि। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। दिन भर 11 स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है, जिसके तहत वो अपने वॉरशिप की मारक क्षमता यानी कि फायर पावर को बढ़ाने के लिए ज्यादा दूरी तक मार करने वाली 38 ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने की योजना बना रही है। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करीब 450 किलोमीटर तक टारगेट को भेदा जा सकता है। मिसाइलों को अंडर कंस्ट्रक्शन विशाखापत्तनम क्लास वॉरशिप में फिट किया जाएगा, जिसे जल्दी ही नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके अनुसार लंबी दूरी तक मार करने वाली 38 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हासिल करने के लिए करीबन 1800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। जल्दी इसे मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। ब्रह्मोस वॉरशिप का मुख्य स्ट्राइक हथियार होगा और सेना के कई वॉरशिप में इसे पहले से ही फिट किया जा चुका है। समुद्री इलाकों में 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक टारगेट को निशाना बनाने की क्षमता जांचने के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी वॉरशिप आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्ट फायरिंग भी की थी। यही नहीं, इसके अलावा भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए एक्सपोर्ट मार्केट खोजने पर काम कर रहा है, जिसे डीआरडीओ ने अपने प्रोजेक्ट PJ-10 के तहत काफी हद तक स्वदेशी बना दिया है। डीआरडीओ 6 नए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान विकसित कर रहा है। इससे वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और साथ ही चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर निगरानी रखने की भारत की क्षमताओं में वृद्धि हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार डीआरडीओ इन विमानों को 10,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत विकसित करेगा और ये सभी 6 विमान एयर इंडिया से लिए जाएंगे और इनमें इस तरह के बदलाव किए जाएंगे कि ये रडार के साथ उड़ान भर सकेंगे और साथ ही सुरक्षा बलों को 360 डिग्री की निगरानी की क्षमता प्रदान करेंगे। सूत्रों ने बताया कि ये नए विमान अपने पूर्वोत्तर नेत्रा विमानों से अधिक क्षमता वाले होंगे और विभिन्न अभियानों के दौरान दुश्मन के इलाकों में होने वाली गतिविधियों को बेहतर जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे। सूत्रों ने उम्मीद जताई है कि सरकार की ओर से जल्द ही इस प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी जाएगी। हालांकि सूत्रों ने ये भी कहा कि एयर इंडिया के पहले से मौजूद विमानों को निगरानी विमानों में बदलने की इस प्रोजेक्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि भारत उन 6 एयरबस 330 परिवहन विमानों की खरीद को टाल दे, जिन्हें भारत अगले साल यूरोपियन विमानन कंपनी से खरीदने की योजना बना रहा है। सीडीएस विपिन रावत ने कहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी PLA लद्दाख में भारत चीन गतिरोध के बीच चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में विकास गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्वदेशी पोत हिमगिरी के जलावतरण के मौके पर कहा कि लद्दाख में गतिरोध अभी जारी है। चीन के स्वायत्त क्षेत्र में निर्माण की गतिविधियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि इसे लेकर ज्यादा चिंता होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाएं कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिहंत अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है ट्रायल्स के और 2021 में इसे कमीशन किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस पनडुब्बी ने अब तक के समुद्री परीक्षणों के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है और कोविड-19 की वजह से इस पनडुब्बी को चालू होने में देरी हुई है और इसे अब अगले साल की शुरुआत में किया जाना है। अरिहंत के साथ ही भारत 2 SSBN ले जाने वाली पनडुब्बियों को संचालित करेगा, जो 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होंगे, जिसका अर्थ ये होगा कि भारत सबमरीन से भी परमाणु अटैक कर सकता है। आपको बता दें कि आईएनएस अरिहंत जो कि अभी ऑपरेशनल है और आईएनएस अरिहंत 4 मिसाइलें ले जाने की क्षमता रखती है। 2 अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों का 6000 टन का डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि 2 अन्य SSBN बड़े आकार यानी करीबन 7000 टन के विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट वाली होंगी। भारत वर्तमान में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक पनडुब्बी SSN आईएनएस चक्र सेकंड भी संचालित करता है, जिसे रूस से रिलीज पर लिया गया है और ये भारत के पास 2025 तक रहेगी। आपको बता दें कि भारत अब उन देशों में भी शामिल हो चुका है जिनके पास जमीन, वायु और पानी के नीचे से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है। इस श्रेणी में अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस शामिल है। इसके बाद अब भारत का नंबर भी इसमें आता है। आईएनएस अरिहंत को 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी के द्वारा कमीशन किया गया था, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा 2 साल के बाद हुई। अगली खबर S-400 को लेकर आ रही है। S-400 के मामले में जो अमेरिका और तुर्की के बीच गतिरोध चला है, जिसमें टर्की नाटो के सदस्य होने के बावजूद भी उसने S-400 प्रणाली खरीदी, ऐसे में अब ये भी कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये पहले से स्पष्ट कर दिया गया था, भारत अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी S-400 सौदे को रद्द नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका ने बार बार भारत को S-400 प्रणाली न खरीदने की कई बार चेतावनी भी दी, जिसके खिलाफ भारत ने अपना सख्त रुख अपनाया। LAC पर चीन के साथ गतिरोध के बाद रूस ने आश्वासन दिया कि कुछ सिस्टम 2021 में समय सीमा से पहले पहुंच जाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा करने वाले हैं जनवरी के महीने में। ऐसे में मुख्य रूप से जो फोकस रहेगा वो रहेगा
व्यापार और इसके अलावा भारत के 5वीं पीढ़ी के एक नए जेट इंजन के को डेवलपमेंट के लिए दोनों देशों का एक साथ आना। भारत और यूके संयुक्त रूप से रक्षा परियोजनाओं में सहयोग करने के लिए कई विकल्प तलाश रहे हैं और जल्द ही भविष्य में रक्षा सौदों के लिए दोनों देश आगे आएंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जेम्स हैप्पी के अनुसार दोनों देश जल्द ही जेट इंजन विकसित करने के सहयोग में एक समझौता करेंगे। रोल्स रॉयस और भारत के बीच नया जेट इंजन बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन की सरकार के बीच जल्द ही एक समझौते पर दस्तखत किए जाने हैं। साथ ही भारत को ब्रिटेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी प्रदान करेगा। 2017 में भारत और यूके दोनों ने गैस टरबाइन इंजन और वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली सहित उन्नत रक्षा परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर इंजन निर्माता रोल्स रॉयस और डीआरडीओ के बीच एक सहयोगी परियोजना भी है। आपको बता दें कि रोल्स रॉयस ने एक नए डिजाइन के नए इंजन कोर को विकसित करने की पेशकश की है और रियल स्टील पहलू के लिए थर्मल रिडक्शन टेक्नोलॉजी की भी पेशकश की है। एमसीए के जेट के लिए इंजन के को डेवलपमेंट यानी कि सह विकास के लिए अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक और फ्रांस के साफरान के साथ ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी और आईपी के मुद्दों पर बात अभी भी रुकी हुई है। हालांकि अमेरिका अपने F414 के लिए टीओटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इसकी आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत को नहीं देगा, जबकि फ्रांस ने दोनों की पेशकश की है। लेकिन इसके लिए वर्तमान में M88-3 के आधार पर हॉट कोर टेक्नोलॉजी के लिए उसने बहुत ज्यादा कीमत भारत से मांगी है। डीआरडीओ के अनुसार भारत के 5.5 पीढ़ी का AMCA MK2 को एक जेट इंजन की आवश्यकता होगी जो कि 110 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। इसरो 17 दिसंबर को अपना पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट के XL वेरिएंट को PSLV C50 के रूप में इस्तेमाल करते हुए CMS-01 को लॉन्च करेगा। CMS-01 GSAT 12 का नया वर्जन होगा जिसका वजन 1410 किलोग्राम था, जिसे 11 जुलाई 2011 को 8 साल के मिशन लाइफ के साथ लॉन्च किया गया था। CMS-01 फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी बैंड में सेवाएं प्रदान करने के लिए एक संचार उपग्रह है जिसमें भारत की भूमि, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह शामिल होंगे। ये भारत का 42वां संचार उपग्रह है और ये 7 वर्षों तक काम करेगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।